हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम हिमांशु श्रीवास्तव है और मैं आप सभी लोग का वेलकम करता हूं हम लोग के प्यारे से चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल 2.0 में। तो आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी जेई की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है और अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि यूपी ट्रिपल एससी जेई में अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, कुल मिलाकर 8 पेपर हुए हैं, तो उन 8 पेपर का इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज हम लोग उसका सोल्यूशन करने वाले हैं। हर एक पेपर का डिटेल क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन होगा। मैं आपके सामने फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन और ओपन चैनल फ्लो के क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने आज का पेपर है जो कि 2016 का पेपर है और इसका एग्जाम हुआ था 31 जुलाई को, 31 जुलाई 2016 को, जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन और ओसीएफ से रिलेटेड कुल 12 क्वेश्चन आए हुए थे। तो चलिए उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। अच्छा, यहां पर मैंने जो क्वेश्चन नंबरिंग चेंज नहीं की है, आप पेपर सेट उठाएंगे तो जो क्वेश्चन नंबर पेपर सेट में है वही नंबरिंग हम लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चंस को समझते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म शॉक फ्री एंट्री, ये जो शॉक फ्री एंट्री है उसका क्या मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू टरबाइन। टरबाइन के संदर्भ में, टरबाइन जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो मुक्त प्रदेश का क्या अर्थ है, अर्थात मुक्त प्रदेश का क्या अर्थ है, तो शॉक फ्री प्रवेश का क्या अर्थ है, यहां पे प्रवेश होगा। शॉक फ्री एंट्री का क्या मतलब हुआ, तो शॉक फ्री एंट्री यानी आधार मुक्त प्रवेश का क्या अर्थ है। चलिए आराम से समझते हैं क्वेश्चंस के ऑप्शंस को। जब आप शॉक फ्री के बारे में बात करते हैं, मैं एक अलग पेज पे बात कर लेता हूं। आपने टरबाइन पढ़ा होगा, तो अगर हम लोग ये टरबाइन के ब्लेड पे बात करें तो ये टरबाइन का ब्लेड हो गया। और अगर हम लोग केवल इनलेट पे बात कर रहे हैं, इनलेट पे, तो इनलेट का जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा, इनलेट पे जो हम लोग वेलोसिटी डायग्राम प्लॉट करते हैं वो कुछ इस तरह से प्लॉट करते हैं। ये इनलेट का वेलोसिटी डायग्राम हो गया। इनलेट पे मान के चलते हैं ब्लेड इस तरह से घूम रहा है ओमेगा की वेलोसिटी से। हमें पता है कि ये V1 है, ये VR1 है, ये VF1 है और यहां से यहां तक ये वैल्यू U1 है और ये वैल्यू जो हो जाएगी वो VW1 है। ये एंगल अल्फा और ये एंगल थीटा होता है। ठीक है, थीटा जो होता है वो ब्लेड एंगल होता है। ये हमारे पास वेलोसिटी डायग्राम है इनलेट पे। आउटलेट पे भी बनाना चाहो तो आप आउटलेट पे भी बना सकते हो कि सर ये आउटलेट का वेलोसिटी डायग्राम है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन टरबाइन में यही वेलोसिटी डायग्राम होता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो डायरेक्टली, ये इस तरह से। ये होगा VR2, ये होगा V2 और ये होगा U2। ये आपके पास वेलोसिटी डायग्राम है और यहां पे आप एंगल फाई बोलते हो। ये ब्लेड एंगल आउटलेट का है और ये ब्लेड एंगल इनलेट का है। जब हम लोग किसी ब्लेड पर टरबाइन के रिस्पेक्ट में बोलते हैं कि एंट्री शॉक फ्री होनी चाहिए, जरा सा भी शॉक और वाइब्रेशंस नहीं होना चाहिए, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है, जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ब्लेड के बिल्कुल टेंजेंशियली गुजरना चाहिए। तो रिलेटिव वेलोसिटी ब्लेड के बिल्कुल, जैसे ये ब्लेड बना रखा है आपने, तो ब्लेड के बिल्कुल टेंजेंशियली होकर जाएगा, तो उस समय हमारा फ्लो जो होगा बिल्कुल शॉक फ्री होगा। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग कि शॉक फ्री एंट्री कराते समय जो रिलेटिव वेलोसिटी है, VR का मतलब क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, और एंट्री पर रिलेटिव वेलोसिटी एंट्री पर बिल्कुल उसके टेंजेंट होना चाहिए। किसके टेंजेंट होना चाहिए, ब्लेड के कर्वेचर के। तो चलिए आइए ऑप्शंस पढ़ते हैं, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है द फ्लो शुड इंटर द रनिंग स्मूथली, नहीं ये बात नहीं होनी चाहिए। द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर एंड द टेंजेंट एट द इनलेट टिप ऑफ द ब्लेड शुड बी द सेम, बिल्कुल सही ऑप्शन है। आप समझ रहे होंगे कि जो ब्लेड का कर्वेचर है उसके बिल्कुल टेंजेंट होकर गुजरना चाहिए, यानी कोइंसाइड करना चाहिए। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए वो बी ऑप्शन हो जाएगा। और मेरे ख्याल से ये चीजें आप बड़े अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब आते हैं। ये क्वेश्चन समझने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, velocity of jet
emerging from a small orifice is given by the equation v is the root over 2gh. which of the following is correct regarding this velocity? बिल्कुल आराम से समझिए, एक छोटा सा ओरिफिस है, उससे वाटर फ्लो हो रहा है, चूंकि ओरिफिस है, एरिया कम होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसलिए आप उसको जेट बोल दे रहे हो, ठीक है। करेक्ट रिगार्डिंग दिस वेलोसिटी, तो और ओरिफिस से निकलने वाले जेट का वेग रूट ओवर 2gh होता है, इस वेग के बारे में आपको बताना है। चलिए, तो इसको मैं अगले पेज पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मान के चलते हैं कि ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है। लेट अस से कि आप कह रहे हो सर इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, वाटर है। क्या है यहाँ पर? पानी भरा हुआ, और आपने यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दिया है, ये छोटा सा होल है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से वाटर जो है वो इस तरह से बाहर आएगा, और जो इसकी हाइट होगी उसके हिसाब से देखा जाए तो यहां पे जो वाटर की वेलोसिटी होगी वो होगी cv रूट ओवर 2gh। cv क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है। cv क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी आपके पास इस तरह से आपको नजर आने वाली है, तो ये वेलोसिटी आपको नजर आएगी। मगर क्वेश्चंस पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे बोला गया है तो वेलोसिटी रूट ओवर केवल 2gh है, तो इस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, या अप्रोच की वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर आपने सीवी या सीसी को काउंट नहीं किया है तो आइए देखते हैं क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ओरिफिस से निकलने के बाद जो वेलोसिटी है, जिसको आप बोलते हो रूट ओवर 2gh, वो क्या है? इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ जेट। जेट की एवरेज वेलोसिटी नहीं है ये। इट इज द वेलोसिटी एट द माउथ ऑफ द ओरिफिस, ओरिफिस के माउथ की वेलोसिटी नहीं है। इट इज द वेलोसिटी एट द वेना कॉन्ट्रैक्टा, वेना कॉन्ट्रैक्टा की वेलोसिटी हो सकती थी अगर वहां पर आपने उसका कोफिशिएंट काउंट किया होता, बट वहां पे कोफिशिएंट वगैरह नहीं है। तो इट इज द अप्रोच वेलोसिटी ऑफ द जेट। बिल्कुल सही बात है, तो अप्रोच वेलोसिटी है यहाँ पर। तो अप्रोच वेलोसिटी मतलब जेट के पहुंच वेग को आप बोल रहे हो, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, या इसको आप डायरेक्ट बोल सकते हो अप्रोच वेलोसिटी। तो जो क्वेश्चन नंबर 114 है उसके लिए करेक्ट आंसर क्या होने जा रहा है? डी ऑप्शन होने जा रहा है, चौथा ऑप्शन होने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। ये सवाल है अपना 116, बिल्कुल प्यारा सा सवाल है, जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉच एंड वियर का सवाल है, गिव्स द मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट व्हाइल मेजरिंग स्मॉल डिस्चार्ज। ध्यान से समझिए, अल्प विसर्जन नापने के लिए डिस्चार्ज जो है, यानी Q की वैल्यू बहुत छोटी है, Q स्मॉल है, स्मॉल Q को मेजर करने के लिए, स्मॉल Q को मेजर करने के लिए आपको कौन सा नॉच या वियर यूज करना है? तो सबसे सही ऑप्शन जो हो जाएगा, वो कौन सा नॉच हम लोग यूज करते हैं? वी नॉच। कौन सा नॉच यूज करेंगे? वी नॉच। तो वी नॉच को हम लोग ट्रायंगुलर नॉच भी बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर गलत हो गया, ट्रेपोजॉइडल भी गलत हो गया, ट्रायंगुलर। तो सबसे एफिशिएंट, सबसे एक्यूरेट कौन सा होता है? मोस्ट एक्यूरेट कौन सा होता है? वी नॉच होता है। तो करेक्ट जवाब हमारा क्या हो जाएगा? वी नॉच हो जाएगा, ठीक है। होपफुली सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यूनिट ऑफ वाटर डिस्चार्ज। अब देखो ध्यान से बच्चों, इस बार वैकेंसी बहुत ही अच्छी खासी आई है, और क्वेश्चंस जो होता है पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि अगर आप कुछ क्वेश्चंस देखोगे तो वो मीडियम भी होंगे, मगर हाँ बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन रहेगा आपके पेपर में आपका समय बर्बाद करने के लिए, बट क्वेश्चंस बहुत ही एक्यूरेट होते हैं। अगर आपने मन लगा के पढ़ाई किया है, MCQ किया है, PYQ किया है, तो क्वेश्चंस बड़े आसानी से हो जाएंगे। जैसे यूनिट ऑफ वाटर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का यूनिट क्या होगा? भारत का बच्चा जानता है कि जो डिस्चार्ज का यूनिट होता है, फॉर्मूला ये हो जाएगा और यूनिट हो जाएगा
मीटर क्यूब पर सेकेंड, या कई बार आप इसको लीटर पर सेकेंड भी बोलते हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा कौन हो जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड। और फॉर्मूला भी आपको पता है, डिस्चार्ज बराबर एरिया इनटू वेलोसिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। What shall be the pressure intensity inside the soap bubble? सोप बबल है, ठीक है ना, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से बात याद रखनी है, जो हमारे पास क्वेश्चंस होता है, जो हमारे पास सोप बबल के लिए फॉर्मूला जो होता है, सोप बबल का जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा पी के लिए अगर अपन बात करें तो ये होता है 8 सिग्मा बाई टी। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 4 सेंटीमीटर व्यास के, देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में रेडियस है ना, तो 8 सिग्मा बाई डी हमारे पास ऑप्शन होने जा रहा है, सॉरी फॉर्मूला होने जा रहा है। और क्वेश्चन में क्या है, 4 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा हुआ है, तो रेडियस हम लोग मान के चलेंगे कि जो आर की वैल्यू है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो जरा, अगर ये 8 सेंटीमीटर है, सॉरी 4 सेंटीमीटर रेडियस है, तो अगर डाया पे बात करेंगे तो डाया हो जाएगा इसका 8 सेंटीमीटर। डाया कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाइए, 8 सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 0.0736 और डायमीटर कितना है, 8 सेंटीमीटर। बेटा सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना पड़ेगा, नहीं बदलोगे तो खेल बदल जाएगा। तो ये आपने इसको इस तरह से कर लिया, और आपको दिख रहा है कि 8 और 8 गायब हो गया, ये ऊपर चला गया, तो ये हो गया 7.36 और डेल्टा पी है, यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 7.36 आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। और यही अगर आप सावधानी नहीं रखोगे, इसको रेडियस को डायामीटर मान के कर दोगे, तो यहां पर आप लिख दोगे 4, और अगर 4 लिख दिया तो ये वैल्यू 2 टाइम्स बढ़ जाएगी, यानी इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो इस वजह से आपको ध्यान में रखना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है, उसको डायमीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है डिस्चार्ज कोफिशिएंट ऑफ अ 90 डिग्री ट्रायंगुलर नॉच इज 0.6। यानी ये किसकी वैल्यू दी गई है बच्चों, ये CD की वैल्यू दी गई है। ये किसकी वैल्यू दी गई है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। इफ डिस्चार्ज थ्रू द नॉच इज गिवन बाय द इक्वेशन, ये Q के लिए जनरल फॉर्मूला ये दिया हुआ है। व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ K, K की वैल्यू क्या होगी अगर G की वैल्यू 9.8 है और √10 की वैल्यू 3.2 है। हिंदी वाला सेगमेंट पढ़ लो आप जरा। एक 90 डिग्री की त्रिकोणीय नाच का विसर्जन गुणांक 0.6 है। यदि V नॉच में विसर्जन का सूत्र ये है तो K का मान कितना होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको मैं अगले पेज पे कर रहा हूं। आपको V नॉच जब आप बनाते हैं तो आपको एंगल पता होना चाहिए। ये एंगल जो है थीटा होता है, और ये थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है 90। डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, 8/15 CD √2G tan θ/2 और H के पावर 5/2। ये आपके पास फॉर्मूला होता है किसका, V नॉच का या ट्रायंगुलर नॉच का। ठीक है, अब देखो जरा 8/15 हो गया, CD की वैल्यू आप बोल रहे हो सवाल में दिया हुआ है 0.6, CD की वैल्यू कितनी दी गई है 0.6। अच्छा, और √2G को √2 और √G को √10 रख लिया। G की वैल्यू दी गई है क्या 9.8, G की वैल्यू 9.8 है और √10 का मान दिया हुआ है, तो चलो √10 ही रख लेते हैं। ठीक है ना, कोई हालांकि दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, tan θ/2, तो θ/2 45 हो जाएगा, और tan 45 का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है, और H के पावर 5/2। H के पावर क्या हो जाएगा 5/2। अब देखो, तो अब
बाई 15, ये 0.6 और इसको पता है आपका 1.41 होता है और ये 3.2 जैसा है। ठीक है, अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है और h पावर 5/2 है, इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो जरा, 3 से कैंसिल करो, ठीक है, ये 0.2 हुआ और ये क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, यहां पे कैंसिल करो आप 5 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0.64 हो जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करो तो 8 इंटू 1.4, 0.2 और 0.64 क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो 8 और ये 1.2, ठीक है, और ये h पावर 5/2 ऐसा कुछ हो गया। तो 8/15 0.6 ये इस तरह से मल्टीप्लाई करके, अच्छा ये 0.1 दशमलव यहाँ पे भी है तो आप इसको बोल सकते हो, ये आ जाएगा 0.128, 0.128। अब इसको सॉल्व करिए, कितनी वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आराम से देखिए, ये 8 है और ये 0.128 है, तो ये लगभग 1 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1 का 1/8 0.125 होता है। ठीक है ना, तो ये 1.4 से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा आ जाएगी ना, 1.4 से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा आ जाएगी और h पावर 5/2। तो डिस्चार्ज क्या दिया हुआ है, समथिंग k और h पावर 5/2। तो k के लिए बात करोगे तो वैल्यू क्या हो गई, लगभग 1.4, और n के लिए बात करोगे, यहाँ पे n लिखा हुआ है, और n के लिए बात करोगे आप तो n की वैल्यू हो जाएगी 2.5। तो क्वेश्चन क्या बोला है आपसे, क्वेश्चन बोला है कि k की वैल्यू बताइए। ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालना है, तो k के लिए आपको 1.4 पे क्लिक कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये सवाल देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है, बिल्कुल आराम से करेंगे, जरा भी जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। ये आपके पास कोई नॉच दिया हुआ है, कोई चैनल का सेक्शन दिया हुआ है। A channel section has been shown in figure given below. What shall be the area of section if it has to be most economical? Most economical होने के लिए आपको यहाँ पे कंडीशंस बताना है कि एरिया क्या होगा। ठीक है, चलिए अब देखो आप, ये y है और ये b है। ठीक है, मैं इसको अगले पेज पे कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये है इस तरह से। ठीक है, ये यहां से यहां तक y है। ठीक है, और ये b है। और ये एंगल 45 है, कितना है 45। अच्छा ये y भी हुआ, ये 45 है, ये y है तो ये भी y हुआ। अच्छा ये 45 है और ये y हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अच्छा इसका एरिया कितना हो गया, इसका एरिया होगा एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल। तो रेक्टेंगल कितना है, रेक्टेंगल है b इंटू वाई, और ट्रायंगल कितना होगा हाफ, बेस इसका कितना है y, और ऊंचाई कितनी है y, तो हाफ बेस इसका y है और ऊंचाई भी इसका y है। तो जो एरिया हो गया वो हो गया by और y²/2। ठीक है, या अगर मैं कहूं कि b के लिए सॉल्व करो, आप किसके लिए सॉल्व करो, b के लिए, तो by जो हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया माइनस y²/2। या मैं कहूं b के लिए सॉल्व करो आप, तो ये हो जाएगा एरिया बाई y और y/2, ये b की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, देखो ये y ठीक है और ये b ठीक है, और ये
ये y है, ये y है, तो ये वाली दूरी किसके बराबर हो जाएगी? y√2 के बराबर। तो ये हो गया पेरीमीटर। ठीक है, y ये यहां से ये दूरी y, ये b, और ये कितना हो गया? y√2। यही तो होता है इसका पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर। तो ये p बराबर हो गया y, और b के बदले में आप क्या लिख सकते हो? b के बदले में लिख सकते हो a/y माइनस y/2 और प्लस y√2। अब हमें क्या करना है? मोस्ट इकोनॉमिकल, सवाल पढ़िए ध्यान से। सवाल पढ़ना है कि आपसे बोला गया है हैज बीन शोन इन द फिगर व्हाट शुड बी द एरिया मोस्ट इकोनॉमिकल। मोस्ट इकोनॉमिकल कब होगा? जब पेरीमीटर को आप y के रिस्पेक्ट में क्या कर लो? अवकलन कर लो, डिफरेंशिएट कर लो। तो फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन dp अपॉन dy क्या होना चाहिए? 0। यह किसकी कंडीशन है? मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन है। तो चलिए p को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो यहां पे वैल्यू हो गई 1, ये हो गया एरिया अपॉन y², ये हो गया -1/2, और ये हो गया √2। ये बराबर हो गया क्या? 0। ये बराबर किसके हो गया? 0। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। ये 1 और ये -1/2 किसके बराबर हो जाएगा? 1/2। अगले पेज पे करते हैं। 1 माइनस आप देख पा रहे होंगे 1 माइनस a/y² माइनस 1/2 और √2 बराबर 0। तो ये a/y² को उधर भेज दीजिए आप। तो ये क्या हो गया? 1 माइनस 1/2 और ये √2। तो ये किसके बराबर हो गया? आपको पता है ये 0.5 होता है और ये 1.41 होता है। ठीक है, तो एरिया बराबर किसके हो गया? 1.91 y²। तो ये आपके पास एरिया का रिजल्ट आ गया। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होने जा रहा है? 1.91, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चौथा ऑप्शन हो जाएगा। तो मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन कब होगा? जब एरिया 1.91 y² के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए क्या किया आपने सबसे पहले एरिया निकाला, वेटेड पेरीमीटर निकाला, और वहां से b यानी विड्थ को रिप्लेस कर दिया। तो पेरीमीटर में केवल y रह गया। अब मोस्ट इकोनॉमिकल के लिए पेरीमीटर को क्या कर लेना है? डिफरेंशिएट कर लेना है। तो आपने उसको डिफरेंशिएट यानी अवकलन कर लिया। अवकलन करने के बाद आपको एरिया का रिलेशन निकल गया। तो ये एरिया आपके पास 1.91 इस तरह से y² के टर्म में आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 121, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द पाइपलाइन शोन इन फिगर? चित्र में दिखाई गई पाइपलाइन के लिए कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ये पाइपलाइन है, मैं इसको मैं ये वाला इमेज लेके बात कर ले रहा हूं। चलो देखो, ये पाइपलाइन है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे बना ले रहा हूं। ये पाइपलाइन है, ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान दो क्वेश्चन को जरा। क्वेश्चन को अगर ध्यान दो तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन के बारे में बात पूछा जा रहा है, ठीक है। या चलो मैं सबके लिए बात कर ले रहा हूं। देखो आप, अगर आप यहां पे HGL के बारे में बात करेंगे, HGL हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन किसका लोकस होता है? पीजोमेट्रिक हेड का होता है। किसका होता है? पीजोमेट्रिक हेड। पीजोमेट्रिक हेड में क्या क्या होता है? ये होता है प्रेशर हेड और डेटम हेड। तो चूंकि 1 और 2 पे डेटम हेड तो एक ही है, तो डेटम हेड की बात मत करो आप, ठीक है। चलो, प्रेशर हेड और
डेटम हेड। डेटम हेड एक ही है तो डेटम हेड को काउंट नहीं कर रहे हैं, केवल प्रेशर हेड को काउंट कर रहे हैं। अब देखो यहां से यहां जाने पे एनर्जी का लॉस होगा तो प्रेशर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। बट यहां पे आ जाने के बाद एरिया बढ़ गया। आपको पता है कि जब भी कभी एरिया बढ़ जाएगा, जब भी कभी एरिया बढ़ जाएगा तो कंटिन्यूटी के हिसाब से वेलोसिटी घट जाएगी और बर्नौली के हिसाब से प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि आप बर्नौली देखो, P बाई रो जी प्लस जेड बराबर प्लस वी स्क्वायर बाई 2g बराबर कांस्टेंट है। z अगर एक जैसा है तो z को काउंट मत करो आप, ये मिलकर कांस्टेंट है। तो जब भी कभी वेलोसिटी घटेगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या जब भी कभी वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर घट जाएगा। अब यहां पे आ जाने पे एरिया बढ़ गया तो वेलोसिटी घट जाएगी और वेलोसिटी घट जाएगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहां से प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद ये फिर से घटने लगेगा। ये किसका रिप्रेजेंटेशन किया है आपने, ये रिप्रेजेंटेशन किया है आपने HGL का। HGL लाइन है ये, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। और एनर्जी ग्रेडियंट लाइन जो EGL होगा वो क्या होगा, वो तो हमेशा डिक्रीज करेगा क्योंकि लॉसेस तो हो ही रहा है। तो एनर्जी ग्रेडियंट लाइन देखो ये ऐसे जाएगा और यहां पे और डिक्रीज होके ऐसे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई सडन इनलार्जमेंट का भी तो लॉस होगा। ये देखो ये मेजर लॉस हो रहा था, अचानक से सडन इनलार्जमेंट वाला लॉस होने लगा। तो ये जो लाइन है वो किसके लिए है, ये है EGL का। ठीक है, अब चलो ऑप्शन देख लेते हैं। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन बोथ विल फॉल एट सेक्शन 1। नहीं, गलत हो गया ना, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन तो बढ़ जाएगा, तो ये गलत हो गया। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन टोटल एनर्जी बोथ विल राइज, ये भी गलत हो गया। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन फॉल, नहीं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन फॉल नहीं होगा, ऊपर उठेगा। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन राइज व्हाइल टोटल एनर्जी लाइन फॉल। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ये चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए वाला पॉइंट पे फिर से समझा देता हूं मैं, ए वाले पॉइंट पे सडन इनलार्जमेंट की वजह से जो माइनर लॉस होगा वो टोटल वाली एनर्जी को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। और टोटल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो EGL जो है वो क्या होगा, गिर जाएगा। मगर एरिया बढ़ गया तो कंटिन्यूटी से वेलोसिटी घट जाएगी और वेलोसिटी घट जाएगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो HGL लाइन उठ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ कन्वर्जेंट कोन ऑफ वेंचुरी मीटर। ये देखो आपको पता होना चाहिए सर, डेटाबेस क्वेश्चन है ये। बिल्कुल आपको पता है कि ये हमारा क्या है, वेंचुरी मीटर है। ठीक है, और ये कन्वर्जिंग लेंथ है, ये डाइवर्जिंग लेंथ है यहां से लेकर यहां तक, और ये क्या है, ये थ्रोट है। यहां का पाइप जो है वो थ्रोट का डाया स्मॉल डी होता है और पाइप का डाया जो होता है वो कैपिटल टी होता है। पाइप का डाया किसके बराबर होगा, कैपिटल टी, और थ्रोट का डाया किसके बराबर होगा, स्मॉल डी। ये लिखा गया है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा गया है तो भी बच्चों को मेंशन रहता ही है। ठीक है ना। तो बोला गया है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग, ये LC की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये अप्रोक्सीमेट 2.5 D माइनस डी के बराबर होती है। अप्रोक्सीमेट किसके बराबर, 2.5 D माइनस डी के बराबर होगी। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखो आप, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अब यही कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चा कर ले जाएगा वो नंबर पा जाएगा अच्छा, और वो रैंक अच्छा ला देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी बच्चे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। At what depth from the surface of water
द सेंटर ऑफ प्रेशर इज लोकेटेड। कहां पे सेंटर ऑफ प्रेशर लोकेटेड होगा? मैं इसको आगे बना रहा हूं, देखो ध्यान से। ये गेट है, ये गेट है, और गेट के ऊपर फ्री सरफेस कितना है? 1.5 है। गेट की चौड़ाई 1.5 है और गेट की गहराई 3.0 है। मैं आपकी सहूलियत के लिए इसका डायग्राम बना दूं ना, अगर मैं इसका डायग्राम बेटा ऐसे बना दूं ना, तो आप कहोगे अरे सर ये तो सवाल मुझे आ रहा था, बट डायग्राम कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि आधे बच्चे वही डायग्राम देखकर डर जाएंगे। बट अगर मैं कहूं कि सर डायग्राम देखो ये है यार, ये डायग्राम है, ये गहराई 1.5 है फ्री सरफेस की, और इसका डायमेंशंस कितना दिया हुआ है? 1.5 मीटर चौड़ाई है और 3 मीटर ऊंचाई है। तो 1.5 मीटर चौड़ाई है और ये 3 मीटर गहराई है। अब देखो, अब मुझे लग रहा है 50% बच्चों के लिए ये सवाल सरल हो गया होगा। और अगर यही सवाल आप इधर से देखोगे, फ्रंट व्यू देखोगे, तो सवाल नहीं समझ में आएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बट अगर आप इसको साइड व्यू देखो, इस तरह से देखो, तो आपको ये सवाल का डायग्राम इस तरह से दिखेगा। और मुझे लग रहा है अब इसका सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी। क्यों तकलीफ नहीं होगी? क्योंकि इसका एच बार आप आसानी से निकाल ले जाओगे। एच बार कितना हो गया? 3 मीटर पूरी डेप्थ है इसकी, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे हो जाएगा? 3 मीटर के हाफ पर हो जाएगा। तो 1.5 बेटा पहले से ही है, और 3 का हाफ यानी ये भी 1.5, यानी ये एच बार कितना हो गया? 3 मीटर हो गया। तो एच बार की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई? वो 3 मीटर के बराबर आ गई। ठीक है, अच्छा, एरिया पता है, सब कुछ पता है। सेंटर ऑफ प्रेशर HCP, कुछ बुक में सेंटर ऑफ प्रेशर को H स्टार भी लिखा जाता है, ठीक है, मगर कुछ बच्चे HCP भी लिखते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर। क्या फॉर्मूला हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन AH बार प्लस H बार। आई की वैल्यू पहले से ही निकाल लो आप। आई की वैल्यू देखो क्या होगा? आई जो होगा वो हो गया BD क्यूब, BD क्यूब अपॉन 12, ये आई की वैल्यू हो गई। एरिया किसके बराबर हो गया? B इंटू डी, और एच बार किसके बराबर हो गया? ये 3, और प्लस एच बार ये 3 है। वर्टिकल वाला केस है, साइन थीटा का कोई झगड़ा नहीं है, ठीक है। तो अब देखो ये 1.5, दूसरा कलर में ले रहा हूं, ये 1.5 चला गया, 3 का स्क्वायर है तो ये 3 का स्क्वायर भी चला गया, तो 3/12 बच गया। 3/12 का मतलब कितना हो गया? 1/4, और ये 3, तो यानी 0.25 और ये 3, यानी बेटा कितना आ गया? 3.25 मीटर HCP इसका आ जाएगा। तो 3.25 मीटर कौन सा सही जवाब हो गया? ये इसका बी वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही अच्छा सवाल था। मुझे लग रहा है 70% बच्चे सवाल देखकर डर जाएंगे, डायग्राम देखकर, क्योंकि डिप्लोमा लेवल का पेपर होता है और जो बच्चे समझदारी नहीं दिखाएंगे वो सवाल से चूक कर जाएंगे, और इसी का डायग्राम उल्टा कर दोगे तो सवाल हो जाएगा। अब देखो वही सवाल है, क्वेश्चन में मेंशन था, वही सवाल है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितना फोर्स लगेगा। पिछले सवाल में क्या पूछा था? फोर्स कहां पे लगेगा, सेंटर ऑफ प्रेशर का मतलब फोर्स कहां पर लगेगा। अब क्या पूछ रहा है कि फोर्स कितना लगेगा। बहुत ही आसान सी बात है, FP किसके बराबर होगा? रो जी एच बार इंटू एरिया, रो जी एच बार इंटू एरिया। रो वाटर है, 10⁻³ ले लो, जी की वैल्यू अपनी सहूलियत के लिए 10 ले लो आप, एच बार अभी अभी निकाला था 3 था, और एरिया कितना है? 1.5 इंटू 3। अब देख लो कितना आ गया, तो ये 4.5 हो गया, और 4.5 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो 45 हो गया, 45 और 3 135 हो गया।
और 10 टू द पावर 3 है ही। तो ये हो गया 135 किलो न्यूटन। फिर से देख लेते हैं, रो जी, व्हाट इज द फोर्स सेंटर ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो रो की वैल्यू हो गई 10 टू द पावर 3, जी की वैल्यू 10, h बार 3 लिया है, एरिया कितना है, अच्छा ये एरिया कितना ले लिया है 1.5 और 3, तो कितना हो गया 4.5, ठीक है, ये हो गया। तो अब देख लो, तो ये 45 हो गया, 45 और 3 135 किलो न्यूटन, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से एफपी की जो वैल्यू है वो 135 किलो न्यूटन होगा, और यहाँ पे हम लोग इसको 135 कर ले रहे हैं, 135 किलो न्यूटन हो जाएगा, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, रो जी एच बार आपने पहले निकाल रखा है 3, एरिया 1.5 इंटू 3, चौड़ाई और लंबाई, तो कितना हो गया 4.5, h से मल्टीप्लाई किया तो 13.5, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 135। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल देखें आप, Which of the following is correct for multi stage pump? मल्टी स्टेज पंप क्या होता है बेटा, ध्यान दो जरा। ये आपके पास मल्टी स्टेज पंप है, एक पंप लगाया, दूसरा पंप लगाया, तीसरा पंप लगाया, इसे कहते हैं मल्टी स्टेज पंप। यहां से वाटर आया और ये आपको बाहर इस तरह से वाटर डिलीवर हो रहा है। जरा सोच कर बताओ, क्या वाटर के डिस्चार्ज में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है क्या? नहीं सर, वाटर का डिस्चार्ज जो था वही है। मल्टी स्टेज हम लोग यूज करते हैं हेड को बढ़ाने के लिए, एनर्जी को बढ़ाने के लिए, तो मल्टी स्टेज से डिस्चार्ज कांस्टेंट रहेगा, हेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। नीचे से चलते हैं, दे आर यूज फॉर डिलीवरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, गलत हो गया। दे आर यूज फॉर डिलीवरी, जहां जहां लार्ज क्वांटिटी है हटा दो, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड अगेंस्ट मीडियम हेड, मीडियम हेड नहीं हाई हेड, तो दे आर यूजिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड अगेंस्ट वेरी हाई हेड। ये हो गया आपके पास। मेरे ख्याल से ये इतने ही सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, बाकी आप हमें कमेंट भी कर लेना वीडियो के आखिरी में, जो भी डाउट वगैरह होगा उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और अगर कोई आप टॉपिक भी कहोगे सर फ्लूइड मैकेनिक्स का ये वाला टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा, वैसे हमारा फोकस यही है कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, क्वेश्चंस पूरा तैयार हो जाए, क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट की तैयारी भी हो जाए। बट अगर फिर भी कोई लग रहा है कि सर हमारे टॉपिक ये कमजोर हैं, तो आपको कमेंट करना, हमारी टीम डिसाइड करेगी, उस पर वीडियो कहोगे तो आप लोग बना देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।